वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ताई कड़वी, जिसमें राधिका शरद कुमार लीडिंग रोल पर है। भाई साहब, राधिका का जो मेकअप है ना, उसकी तो तारीफ करना बनता ही है। प्योर तमिल विलेज औरत नजर आई इसमें। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग टोटल नेचुरल लगने लगता है। यही तो तमिल मूवीज की खास बात है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मधुरै के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इसी गांव में पनुताई नाम की एक औरत रहती है। इसकी एज तकरीबन 90 साल तक होगी। ये पनुताई काफी सारे लोगों को ब्याज पर पैसे दिया होता है। हर रोज सुबह सवेरे अपनी नींद से जागकर ये पनुताई लोगों के पास जाकर ब्याज कलेक्ट करती रहती है। जब भी ये पनुताई अपने घर से बाहर निकलती तो गांव का एक लड़का सारे गांव में यही बोलकर दौड़ने लगता है कि पनुताई पैसे लेने के लिए आ रही है। जिन जिन लोगों ने पनुताई से पैसे लिया वो सारे लोग जगह जगह पर जाकर छुपने लगते हैं। अगर कोई भी बंदा या बंदी पैसे देने में थोड़ा सा लेट कर दिया तो अपना छाता लेकर उन लोगों को बहुत मारती पीटती। रोजमर्रा की तरह जब पनुताई अपने घर से बाहर निकलती है तो एक पियक्कड़ भी पनुताई को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इसने भी उसके पास पैसे लिया, अभी तक पे नहीं किया। अपने छाते से उसको भी मार पीट कर कहने लगती है कि अगर तुमने टाइम पर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं गर्म पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। उसी रात वो पियक्कड़ बंदा फुल दारू पीकर अपने गाँव के भगवान के पास जाकर कुछ प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, अगर तुम्हारे पास सच में शक्ति है, कल उस पनुताई को मार दो। वो मरने के बाद ही हमारा गांव शांत रहेगा, सारे लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और वैसे भी वो पनुताई कोई 16 साल की लड़की नहीं है, 90 साल है उसे, और ज्यादा जीकर क्या करेगी। उठा ले भगवान, उठा ले, मुझे नहीं उस पनुताई को उठा ले। नौजवान लड़कियों को ही तुमने उठा लिया, उसके बदले इसको उठा ले भगवान। गाँव के काफी सारे लोग भी यही मन्नत मांगते रहते हैं, अगर ये पनुताई मर जाएगी तो हमारे सारे पैसे माफी हो जाएंगे। सारा गांव इस पनुताई से डरता रहता है। इसके 3 बेटे, एक बेटी होती है। बेटी का नाम होता है सुरली, जो इसी के पास रहती है। उसी तरह सुरली का एक बेटा भी होता है। 4 साल पहले सुरली का हस्बैंड पनुताई से झगड़ा करके अपनी बीवी और बेटे को यहीं पर छोड़कर चला गया, क्योंकि सुरली की शादी के टाइम पनुताई 3 तोला सोना देना चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं पाई। तो यही रीजन से सुरली का हस्बैंड सुरली को उसके मायके छोड़ देता है। पनुताई के 3 बेटे भी अपनी माँ से झगड़ा करके अलग अलग गांव जा चुके होते हैं, क्योंकि पनुताई का हस्बैंड मरने के बाद इसके 3 बेटों ने प्रॉपर्टी बांटने की बात की, लेकिन पनुताई ने अपने बेटों से कह दिया कि मैं बंटवारा नहीं करूंगी, ये घर मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। पनुताई के पास काफी सारे पैसे होने के बावजूद भी ये बहुत ही कंजूस होती है। हमेशा अपने पोते को टीवी देखने ही नहीं देती, डांटने लगती है कि बिजली का बिल कौन तुम्हारा बाप भरेगा। सिंबल से बात करे तो पनुताई उस गांव की डॉन होती है। खैर, एक दिन पनुताई काफी देर होने के बावजूद भी अपनी नींद से नहीं जागती। सुरली अपने बेटे से कहने लगती है कि तुम्हारी नानी अभी तक नहीं जागी, जाकर एक बार देख कर आओ। तो सुरली का बेटा पनुताई के कमरे में जाकर जोर से चिल्लाने लगता है कि माँ यहाँ पर आओ। तो सुरली भी दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाकर ये भी जोर से चिल्लाने लगती है कि माँ, ये तुम्हें क्या हो गया। सारे गांव वाले सुरली की आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते पनुताई के घर पर आने लगते हैं कि अचानक से इसके घर में क्या हो गया। गांव वाले ये देखते हैं कि पनुताई को लकवा मार चुका होता है, ढंग से बात भी नहीं कर रही होती। इसकी ये हालत देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश होने लगते हैं कि अब ये पनुताई अपनी खटिया पर ही लेटी रहेगी, बाहर नहीं आ पाएगी, अब किसको मारेगी। कुछ लोग तो झूमने नाचने भी लगते हैं। गाँव का वो लड़का गाँव में यही बोलते हुए दौड़ने लगता है कि पनुताई को लकवा मार चुका है। यह खबर सुनने के बाद बाकी गांव वाले भी बहुत खुश होने लगते हैं। अच्छा हुआ हमारे सर से मुसीबत टल गई। वो पियक्कड़ बंदा उस खबर को सुनने के बाद ये भी बहुत खुश होने लगता है। अपने भगवान के पास जाकर कहने लगता है, हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। तुम हो भगवान, तुम हो, हर एक बंदे की सुनोगे तुम। गाँव वाले पनुताई के पास आकर अफसोस करने के बजाय बहुत खुश होते रहते हैं। यही सोचने लगते हैं कि अगर पनुताई इसी हालत में मर जाएगी तो हमारे लिए और बेहतर होगा। खैर, दूसरे सीन में पेनिक्विक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। शॉर्टकट में इसको पेन्नी पेन्नी कहकर बुलाते रहते हैं। इसकी 40 साल उम्र होने के बावजूद भी इसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती। दिल का बहुत ही साफ होता है ये बंदा। काफी सारे मैरिज ब्यूरो के पास जाकर कोशिश की, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। फिलहाल एक मैरिज ब्रोकर इस पेन्नी से कहने लगता है कि अब तो तुमको कुंवारी लड़की नहीं मिलेगी। मेरे पास एक आइडिया है। बगल वाले गाँव में एक औरत है जिसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है, उससे तुम शादी कर लो, यही तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन शादी करने से पहले उस औरत की एक कंडीशन है, शादी होने से पहले 12 तोला सोना देना होगा उसको। पेन्नी भी कहने लगता है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैं पैसे अरेंज करके आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब उसी वक्त इस पेन्नी को उस पनुताई के बारे में पता चलता है कि उसको लकवा मार चुका है। पेन्नी ने यही सोचा था कि वो 12 तोला सोना
पुनुताई के पास खरीदेगा। अपने साथ एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर को लेकर पुनुताई के पास जाता है। ये देखकर सारे गाँव वाले गुस्से से इस पिन्नी को देखने लगते हैं कि हम सारे लोग इसका मरने का इंतजार कर रहे हैं और ये इस बुढ़िया को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों से कहने लगता है कि पुनुताई ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों तक जी पाएगी, ज्यादा टाइम नहीं इसके पास। यह सुनने के बाद गांव वाले बहुत खुश होकर मरने से पहले जो तैयारियां करते हैं वो अभी से करना शुरू कर देते हैं। दूसरे सीन में उस पुनुताई के 3 बेटों को दिखाया जाता है। पहले बेटे का नाम होता है उपिलियन, जो शादियों में म्यूजिक प्ले करने का काम करता है। दूसरे बेटे का नाम होता है विजयन, जो एक ऑटो ड्राइवर होता है। तीसरे बेटे का नाम होता है सेल्वम, इसकी एक फूलों की दुकान होती है और इसी तरह फूलों को फेविक्विक से चिपकाकर बुनते रहता है। सो इन तीनों को अपनी माँ के बारे में पता चलने पर ये तीनों फटाफट से अपनी माँ के पास आते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं जाते। ये भी पुनुताई की डेथ का ही इंतजार करते रहते हैं कि अगर ये मर जाएगी तो प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा। पुनुताई अपने हाथों से कुछ इशारा करती रहती है, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आता। दूसरे दिन गोल्ड कुमार नाम का एक बंदा पुनुताई के पास आकर इसको बहुत ही रेस्पेक्ट देने लगता है, इसके पैर पड़ने लगता है। गांव वाले ये चीज देखकर शॉक में रह जाते हैं कि हम सारे लोग इसके मरने का वेट कर रहे हैं और ये बंदा कौन है जो पुनुताई के पैर पड़ रहा है। अब वो बंदा पिन्नी इस गोल्ड कुमार को देखकर इसके पास जाकर पूछने लगता है कि भैया कौन हो तुम। तो वो गोल्ड कुमार पिन्नी को कुछ बातें बताने पर पिन्नी ये बातें सुनकर शॉक में रह जाता है। पिन्नी फटाफट से पुनुताई के 3 बेटों को उस गोल्ड कुमार के पास लाकर ये बात कहने लगता है कि भैया कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग भी सुनो। वो गोल्ड कुमार कहने लगता है कि आपकी माँ बिना आपको बताए मेरे पास एक गोल्ड चिट्ठी डाला था, वो गोल्ड चिट फंड भी खत्म हो चुका है। तुम्हारी माँ को पूरे 160 तोला आए हैं। पिछले महीने में ही वो सारा सोना तुम्हारी माँ लेकर आ गई। ये सुनने के बाद पुनुताई के 3 बेटे शॉक में रह जाते हैं। बाद में ये चारों एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं, पहले हम लोगों को वो 160 तोला सोना ढूंढना होगा। उतना सारा सोना माँ कहाँ पर रखी होगी। माँ मरने से पहले ये काम कर लेना चाहिए हमको। माँ मरने के बाद रूल के हिसाब से माँ का सारा सोना उसकी बेटी को जाएगा, उसकी बेटी मतलब उसके दामाद को जाएगा। हम लोग ये बात किसी को भी ना बताते हुए घर में जाकर तलाशी लेंगे। अब इसी दरमियान में सुरली का हस्बैंड जोरों शोरों से म्यूजिक प्ले करते हुए पुनुताई के घर के पास आने लगता है, क्योंकि अगर पुनुताई मर जाएगी तो उसका सारा सोना सुरली को जाएगा। सुरली को जाएगा मतलब इसके हस्बैंड को जाएगा। सुरली के हस्बैंड का नाम होता है 2 इडली। ये चारों लोग यही डिस्कस करने लगते हैं कि उस सोने के बारे में उस 2 इडली को पता नहीं लगना चाहिए। सो थोड़ी देर पहले पुनुताई के 3 बेटे घर के अंदर नहीं गए थे। सोने की बात सुनने के बाद ये तीनों घर के अंदर जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं चुप चुप के। सारा घर छान मारने के बावजूद भी इन चारों को एक भी सोना नहीं मिलता। जब ये चारों पुनुताई के पास आते हैं तो पुनुताई हाथों से कुछ इशारा करती रहती है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। दोबारा घर की तलाशी करने पर इन चारों को एक सीक्रेट अलमारी नजर आती है। जब ये चारों उस अलमारी को ओपन करते हैं तो इसमें सिर्फ मिठाइयाँ होती है, पैसे और सोने की फूटी कौड़ी भी नहीं होती। सर्च करते करते ये चारों थकी जाती है, रात भी हो जाती है। दूसरे दिन ये पिन्नी पुनुताई के 3 लड़कों को थोड़ा साइड में ले जाकर कहने लगता है कि वो सोने को फाइंड आउट करने का मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन उससे पहले चलो हम दोनों के बीच एक डील करते हैं। मुझे बस 10 तोला सोना चाहिए, बचा सोना तुम लोग ही बांट लो। काफी सालों से मेरी शादी नहीं हो रही, मैं उन सोने की मदद से शादी कर लूंगा। सब पुनुताई के बेटे भी इस डील को मान लेते हैं। तो पिन्नी इन तीनों को अपना आइडिया बताने लगता है कि तुम्हारी माँ जिस तरह से इशारे कर रही है, ऐसे इशारों की लैंग्वेज जानने वाला मैं एक बंदे को जानता हूँ। दूरदर्शन में वो न्यूज पढ़ता है। जब ये तीनों वापस घर आते हैं तो इन तीनों की बीवियों को इन तीनों पर शक होने लगता है कि ये तीनों चुप चुप के कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। सो ओपिलियन विजयन सेल्वम जो है वो बताने लगते हैं कि माँ के पास 160 तोला सोना है, हमें फटाफट से माँ का इलाज करवाना है। तो ये सुनने के बाद इनके 3 बीवियाँ अपना अपना थोड़ा सोना इन तीनों को देने लगते हैं के पैसों से इलाज करने के लिए। दूसरे दिन पिन्नी उस दूरदर्शन वाले बंदे को पुनुताई के पास लेकर आता है और इस बंदे की तो जबरदस्त तरीके से एंट्री प्लान करते हैं। वहाँ के सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बंदा कौन है। सो बाद में वो बंदा पुनुताई के पास जाने पर पुनुताई और वो बंदा इशारों से कुछ बातचीत करने लगते हैं। वो दूरदर्शन वाला बंदा पुनुताई के बेटों से कहने लगता है कि तुम्हारी माँ यही कहना चाहती है कि तुम्हारी माँ कोई चीज अपने घर पर लेकर आई है और तुम तीनों में बांटना चाहती है। वो तीनों कहने लगते हैं कि वो चीज कहाँ पर है, एक बार पूछिए हमारी माँ से। उसी वक्त पुनुताई बेहोश हो जाती है। नर्स फटाफट से इन लोगों से कहने लगती है कि पुनुताई को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना इसकी हालत बहुत ही खराब हो सकती है। तो यही अच्छा मौका है समझकर ओपिलियन विजयन सेल्वन पेनिक्विक पुनुताई को बहुत बड़ी हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं और पुनुताई को कहां पर ले जा रहे हैं इसके बारे में 2 इडली को भी नहीं पता चलता। बहुत ही हंगामा करके फटाफट से निकल लेते हैं और पुनुताई को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बाद वहां की स्टाफ इन चारों से कहने लगती है कि पेशेंट को एडमिट करने से पहले
50,000 रुपए पेमेंट करना होगा। अब इन तीनों ने अपनी बीवियों से कुछ पैसे ले रखे होते हैं, तो वो पैसे पे कर देते हैं हॉस्पिटल में। अब पेशेंट को एडमिशन करने के बाद हॉस्पिटल वाले पेशेंट की कंडीशन इन तीनों को नहीं बताते, बस ये टेस्ट वो टेस्ट कहकर इनको घुमाते रहते हैं और उसी तरह ये तीनों लोग बिल पे बिल पे करने लगते हैं। वहीं पर रहते हुए अपनी माँ की केयरिंग करते रहते हैं, मतलब वेट करते रहते हैं कि डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, लेकिन डॉक्टर्स इनकी माँ को देखने तक नहीं देते। जब भी इन तीनों को पैसों की कमी होती, अपनी बीवियों को कॉल करने पर इनकी बीवियाँ कोई न कोई सोना बेचकर पैसे देती रहती। समझ लगते हैं कि आगे जाकर हमको काफी सारा सोना मिलेगा। एट द सेम टाइम पन्नुताई के 3 बहुएं सुरली को हमेशा फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि इन तीनों का यही शक होता है कि शायद उस सोने के बारे में पन्नुताई अपनी बेटी को बताया होगा, लेकिन सुरली को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ वो पियक्कड़ अपने भगवान के पास दिया जलाकर बैठा होता है, इंतजार में होता है कि कब ये दिया बुझेगा, कब पन्नुताई इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन वो दिया जलता ही रहता है। हर रोज पूजा पे पूजा करता रहता है वहीं पर बैठकर। दूसरी तरफ उस 2 इडलियों को उन तीनों की हरकतें कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन सोचने लगता है कि वो तीनों कुछ खिचड़ी बना रहे हैं। इसी के बारे में जानने के लिए ये 2 इडली पेन्नी को पकड़कर उसे डरा धमकाकर पूछने लगता है कि सच सच बताओ, तुम चारों लोग मेरी सास को किस हॉस्पिटल में ले गए और उसके साथ कर क्या रहे हो? पहले तो वो तीनों अपनी माँ से इतना प्यार नहीं कर रहे थे, अब इतना प्यार कहाँ से आया? अब ये पेन्नी जो हुआ वो सारा सच 2 इडली को बता देता है। ये सुनने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। 160 तोला सोना, कहने लगता है कि ये तो और अच्छी बात है। उन तीनों को अपने पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाने दो। जब मेरी सास ठीक हो जाएगी तब मैं वो सारा सोना दहेज पर हासिल करूंगा। और इसी तरह पेन्नी हॉस्पिटल में जो भी चलता है मुझे इन्फॉर्मेशन बताते रहो। इस तरफ हॉस्पिटल में ये तीनों डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि डॉक्टर मेरी माँ की तबीयत कैसी है? वो डॉक्टर इंग्लिश में बोलने लगता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, अभी कुछ नहीं बता सकते। अब ये तीनों तो अनपढ़ गवार होते हैं। विजयन सेल्वम से पूछने लगता है कि उसने हिंदी में क्या बताया। सेल्वम कहने लगता है, अरे भैया तुमने देखा नहीं, वो डॉक्टर हंसते हुए बात किया, मतलब माँ की तबीयत ठीक होने वाली है, कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज भी कर देंगे। मतलब ऐसा समझ में आता है इस सेल्वम को। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल के सारे स्टाफ पन्नुताई के पास भागते रहते हैं। ये चीज देखकर ये तीनों भी अपनी माँ के कमरे के पास जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर से दोबारा पूछने लगते हैं कि सर हमारी माँ ठीक तो है ना? वो डॉक्टर दोबारा इंग्लिश में बात करने लगता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हारी माँ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। बाद में वहाँ की तमिल नर्स इन चारों से कहने लगती है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया था कि कंडीशन बहुत ही खराब है, अभी बता नहीं सकते। तो ये सुनने के बाद विजयन सेल्वम पर गुस्सा करने लगता है कि डॉक्टर ने तुमको सुबह बता दिया था तो तुमने झूठ क्यों कहा? सेल्वम कहने लगता है, अरे भैया उस डॉक्टर ने तो हंसते हुए मुझसे बात की, मैंने सोचा माँ की कंडीशन अच्छी है। विजयन सेल्वम को मारते पीटते हुए कहने लगता है कि अगर ये बात पहले पता होती तो हम हमारी माँ को घर ही ले जाते, इतने सारे पैसे वेस्ट हो गए। हमने हमारी बीवियों का सोना बेचकर माँ का इलाज कर रहे हैं और तुम्हारी नजर में ये छोटी गलती है और तुमने मान लिया। अब बेचारा सेल्वम मायूस होकर हॉस्पिटल से बाहर जाता है। उसी जगह पर सेल्वम ये देखता है कि एम्बुलेंस के पास कुछ लोग एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ झगड़ा कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस ड्राइवर तो चिल तरीके से टायर की पंचर करवा रहा होता है। उस एम्बुलेंस के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है। सेल्वम उस ड्राइवर पर गुस्सा करके एम्बुलेंस के अंदर जाकर देखता है तो एक बूढ़ी औरत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या हुआ। वो लोग कहने लगते हैं कि ये ड्राइवर्स हमारी बात को नहीं मान रहे। अब मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच फंसी है। सेल्वम एम्बुलेंस ड्राइवर को डांटने लगता है कि वो जो लोग कह रहे हैं तुम लोग करो वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर थोड़ा मायूस चेहरा बनाकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर जो मास्क होता है ना, वो मास्क निकाल देता है। सेल्वम की आंखों के सामने ही ये बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। सेल्वम एम्बुलेंस से बाहर आकर ड्राइवर से पूछने लगता है कि उन लोगों ने तुमसे क्या मांगा था। वो ड्राइवर कहने लगता है कि सर ये लोग इस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल के पास लेकर आए। डॉक्टर ने कहा कि इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, वापस ले जाने के लिए कहा। तो मैं एम्बुलेंस के जरिए से घर वापस ले जा रहा था तो वो लोग मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ का ऑक्सीजन निकाल दो। उनको अपनी माँ को घर ले जाना भी पसंद नहीं है। इस हॉस्पिटल में हर रोज ऐसे चलते ही रहते हैं। इस तरह से गाड़ी का टायर पंचर करवाने लगता है। सेल्वम भी उन लोगों के प्लेस पर अपने आप को देखने लगता है कि ये भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही कर रहा है। वापस हॉस्पिटल के पास आने के बाद इसके बाकी दोनों भाई डॉक्टर से झगड़ा करते रहते हैं कि अब हम ज्यादा हॉस्पिटल की बिल पे नहीं कर सकते, हमारी माँ को फटाफट से डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन इस गैप में एक मिरेकल होने लगता है। बड़ा डॉक्टर इन तीनों के पास आकर कहने लगता है कि लाखों केसेस में कोई ये केस ऐसा होता है। कल तक तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, लेकिन आज तुम्हारी माँ की पल्स नॉर्मल हो गई। अच्छे से इलाज करवाने पर तुम लोगों की माँ बच सकती है। मैं पेशेंट को ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकता, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए
4 लाख खर्चा आएगा। उपिलियन और विजयन शॉक में नहीं जाते हैं और 4 लाख रुपए सिल्वर मीन दोनों को समझाने लगता है। अरे भैया सिर्फ 4 लाख ही है ना, हम किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। माँ ठीक होने के बाद माँ के पास से सोना लेकर कर्जे को पूरा करेंगे। अब यह सुनने के बाद वो पेन्नी 2 इडली को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि तुम्हारी सास ऑपरेशन करने पर ठीक हो जाएगी, 4 लाख रुपए चाहिए कि पनुताई ठीक होने के बाद अपना सोना अपने बेटों को ही देगी क्योंकि उन्होंने तो इलाज करवाया। 2 इडली पेन्नी को 4 लाख रुपए दे ही देता है कि मेरे पैसों से इलाज करवाओ। इस तरह से पेन्नी 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में पे करने पर वो तीनों भी शॉक में रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पनुताई का ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। ये तीनों अपने माँ के पास जाकर शक करने लगते हैं, क्या सच में माँ को पूरी तरह से याद होगा या तो फिर हमको ही भूल चुकी होगी। इस तरह से अपने माँ को बुलाने पर इनकी माँ को सब कुछ याद होता है। इन तीनों को पहचान कर पूछने लगती है, अरे कुतो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये तीनों कहने लगते हैं, अरे माँ हम ही ने तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाया। और वैसे माँ जब तुम खटिया पर लेटी थी तो तुमने अपने हाथों से कुछ इशारा किया, वो क्या था? ये सुनने के बाद पुनुताई बहुत ही डीपली सोचकर अपने बेटों से कहने लगती है, अरे वो तो ऊपर पंखा चल रहा था, मैं इशारों से यही बताने की कोशिश कर रही थी कि पंखे का स्विच ऑफ करो वरना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। लेकिन इसकी जात का किसी ने भी मेरी बात को ही नहीं समझा। यह सुनने के बाद इन तीनों के होश ही उड़ जाते हैं, हल्के से गालियां देने लगते हैं कि मरने के टाइम पर भी इसको बिजली की पड़ी है। तीनों पूछने लगते हैं, अरे वो नहीं माँ, तुम्हारे पास 160 तोला सोना है ना, उसके बारे में बताओ। गोल्ड कुमार के पास तुमने चिट्ठी डाली थी। पुनुताई कहने लगती है, गोल्ड कुमार वो कौन होती या साला है? मैं किसी गोल्ड कुमार चांदी कुमार को नहीं जानती। मेरे पास 160 तोला सोना कहाँ से आए बे? यह सुनने के बाद ये तीनों और शौक में रह जाते हैं। यहीं पर एक शॉकिंग बात पता चलती है, जो बंदा गोल्ड कुमार है ना, वो एक पागल बंदा होता है। जिस किसी की भी घर में मौत हुई होती है, ये गोल्ड कुमार वहाँ पर जाकर ऐसे बोलते रहता है कि तुम्हारा बाप और माँ मेरे पास चिटफंड डाला था, लास्ट महीने 160 तोला सोना अपने साथ ले गया। उसके बाद डॉक्टर इन तीनों के पास आकर कहने लगता है कि अब तुम्हारी माँ बहुत ही फिट है, 100 साल पूरे करेगी, यही मेरी गारंटी है। उसके बाद पुनुताई टिप टॉप से रेडी होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगती है और इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद भी इसका एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं बदलता। एक डॉन की तरह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। गाँव के पास आते ही सारे गांव वाले पुनुताई को देखकर दोबारा कांपने लगते हैं। अरे ये तो मरने वाली थी, जिंदा कैसे हो गई? पुनुताई अपने घर वापस आकर अपनी खटिया पर बहुत ही सुकून से बैठने लगती है। अपने बेटों को बाहर ही रखकर अपनी बेटी और अपने बहुओं को अंदर बुलाती है। पुनुताई जिस खटिया पर बैठी होती है उसका हैंडल थोड़ा सा घुमाने पर एक छोटी सी अलमारी होती है। उस अलमारी में एक छोटी सी चाबी होती है। उस चाबी की मदद से खटिया के नीचे एक लॉकर होता है। उस लॉकर को ओपन करके जब खटिया के ऊपर एक हाथ मारती है तो उस खटिया का दरवाजा अपने आप ओपन होता है। मतलब ये खटिया खुद एक सूटकेस होता है और इस खटिया के अंदर काफी सारा सोना होता है, इनकी सोच से भी ज्यादा। अपनी बेटी और बहू से कहने लगती है कि जब मैं इस घर पर आई थी तो बहुत ही कम सोना लेकर आई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इतने सारे सोने को जमा किया। मैंने कभी भी ज्यादा मेरे पति पर निर्भर नहीं रही और तुम लोग भी अपने पति पर ज्यादा निर्भर मत बनो, अपने बलबूते पर खड़ी रहो। मेरा पति मरने के बाद देखा ना तुम लोगों ने, मेरे बेटों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अगर ये पैसा मेरे पास नहीं होता तो मेरी हालत कुछ और होती थी। मैंने अपने बलबूते पर 300 तोला सोना जमा किया। इस सोने को 4 हिस्से करो, अब ये सोना तुम्हारा ही है। ये सुनने के बाद पुनुताई की 3 बहुएं बहुत खुश होने लगते हैं। इतना सारा सोना हमारा? अपनी बेटी सुरली से कहने लगती है कि थोड़ा सोना ना देने की वजह से तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया ना। अब मैं कहती हूँ सुरली, तुम खुद अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। सुरली कहने लगती है, अरे माँ अगर मेरे बेटे को पसंद है तो मैं जरूर कर लूंगी। तो पुनुताई सुरली के बेटे से पूछने पर सुरली का बेटा हाँ का जवाब देता है। उसके बाद सारे गाँव में पंचायत बिठाकर सुरली अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है। एक रिचुअल होता है उसके हिसाब से। उसके बाद पुनुताई सुरली की शादी उसी पेन्नी के साथ करवाने लगती है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। सो इस शादी से सारे लोग राजी होते हैं। पुनुताई भी अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत खुश होने लगती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।